हेलो एवरीवन। क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे किस तरह से लोकतंत्र में शक्तियों का बंटवारा होता है और गवर्नमेंट किन लेवल्स पर होती हैं। इस चैप्टर में हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका इन दो देशों के पावर शेयरिंग के बारे में, वहाँ के पॉलिटिकल हिस्सेदारी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पावर शेयरिंग। देयर आर टू वेज ऑफ रनिंग ए गवर्नमेंट। किसी भी सरकार को चलाने के दो तरीके होते हैं। वन इज अ टायरनी, द पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ लीडर और अ किंग। एक तरीका ये होता है कि जितनी भी लोकतांत्रिक शक्तियां हैं वह किसी एक राजा के हाथ में या किसी एक नेता के हाथ में कंसंट्रेटेड हो, केंद्रित हो। ऑन द अदर हैंड द अदर वन इज अ डेमोक्रेसी, और दूसरी ओर डेमोक्रेसी हो यानी कि लोकतंत्र हो। इन दिस द पावर इज डेलीगेटेड एट डिफरेंट लेवल्स, और यहाँ पर जो शक्तियाँ हैं वह हर लेवल पर अलग अलग बटी हुई होती हों। यानी एक तरीका है तानाशाही का और एक तरीका है लोकतंत्र का। तानाशाही में क्या होता है कि सारी शक्तियाँ सिर्फ एक ही राजा के हाथों में या एक ही नेता के हाथों में केंद्रित होती हैं। उदाहरण के तौर पर क्लास 9 में अगर हिटलर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें लो नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर जो चैप्टर था, वहाँ पर हमने देखा कि जर्मनी की जो भी शक्तियाँ थीं वह हिटलर के हाथों में केंद्रित थीं। हिटलर जैसे चाहता था वैसे जर्मनी पर अपना शासन करता था, उसे हम लोग तानाशाही कहते हैं। लेकिन दूसरी ओर डेमोक्रेसी, जैसे हमारे भारत देश में है, यहाँ पर एक लोकतंत्र है। यहाँ पर सरकारें अलग अलग लेवल्स पे बटी हुई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है। स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी और भी ग्राम पंचायत होती हैं, ग्राम सभा होती हैं। यानी हर लेवल पर यहाँ पर शक्तियाँ बटी हुई हैं जिनकी अपनी एक सीमा है, और एक सरकार दूसरे सरकार के सीमा में एंटर नहीं कर सकती है। पावर शेयरिंग इज अ पॉलिसी where responsibility or power is shared for decision making amongst various political parties or social group। पावर शेयरिंग एक पॉलिसी है, एक नीति है, जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को यानी जो आपका दायित्व है या जो शक्तियां हैं वह अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज या अलग अलग सोशल ग्रुप्स में बटी हुई होती हैं, किसी एक हाथों में नहीं होती। Power sharing means the distribution of power among the organs of the government such as legislature, executive and the judiciary। पावर शेयरिंग का एक और मतलब है कि जो पावर है वह सरकार के अलग अलग इकाइयों में यानी अलग अलग ऑर्गन्स में बटे होते हैं। जैसे किसी भी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं। हमारे डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का मतलब होता है वह अंग जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव वह अंग जो कानून को पालन करती है, और जुडिशियरी वह अंग जो कानून के पालन करने में अगर कोई गलती हो रही हो या अगर कोई कानून को पालन न कर रहा हो तो उसकी देखरेख करती है, जैसे कोर्ट कचहरी हुए। पावर शेयरिंग हेल्प्स इन अचीविंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग से एक राजनीतिक स्थिरता आती है, यानी कि सभी को पता होता है कि उसका दायरा क्या है, और अगर ये काम करना है तो हमें किस दायरे में जाना है, हमें किसके पास जाना है, एक स्थिरता बनी हुई होती है। इन पावर शेयरिंग पावर माइट बी शेयर्ड एट डिस्टिंक्ट लेवल्स सच एज यूनियन, स्टेट एंड लोकल। और पावर शेयरिंग में जो शक्तियाँ होती हैं वह केंद्र, राज्य या लोकल अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लेवल्स पर बटी हुई होती हैं। जैसे पहले हमने कहा हमारे भारत देश में केंद्र सरकार अलग होती है, राज्य सरकार अलग होती है, और राज्य सरकार के नीचे भी ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, यानी कि हर लेवल पर शक्तियां बटी हुई हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग कितने तरह के होते हैं। द इमरजेंस ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। In opposition of the notions of undivided political power, the idea of power sharing has emerged। That means कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। जैसे कोई भी विचार अगर सामने आता है तो उसके पहले उसका उल्टा होता है। जैसे किसी भी काम को करने के लिए जब कोई बोलता है कि ये काम नहीं हो सकता, तभी उसके अपोजिट आता है कि नहीं ये काम हम लोग कर सकते हैं। तो वैसे ही पहले के समय में
हमेशा जो शक्तियां थीं वो एक राजा के हाथ में केंद्रित होती थीं, तो एक अवधारणा बनी हुई थी कि इन पावर्स को शेयर नहीं किया जा सकता, इस सत्ता को बांटा नहीं जा सकता है। तो उसी के विरुद्ध में यह आया था कि नहीं, सत्ता को बांटा जा सकता है और बांटना ही एक सही सत्ता का इसका हल है। अगर सही तरीके से किसी देश को चलाना है तो पावर को शेयर करना ही पड़ेगा। अगर एक हाथों में पूरी शक्तियां होंगी तो वो तानाशाही होगी, और तानाशाही किसी भी देश में सरकार चलाने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। तो राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। It was felt that if power is shared, it would be difficult to take quick decisions and enforce them. और जब पावर को शेयर किया जा रहा था तब ये महसूस किया गया कि अगर पावर को शेयर किया जाता है, यानी कि शक्तियों को अगर अलग अलग हाथों में दे दी जाती है, तो तुरंत किसी भी निर्णय को लेना और उनको लागू करना काफ़ी मुश्किल होगी। बिल्कुल सही बात है ये। अगर सारी शक्तियां एक इंसान के हाथों में हो, यानी कि जितने भी डिसीजंस हो वो उसी इंसान को लेने हैं और उस नियम को लागू भी उसी इंसान को करना है, तो काफ़ी आसान होता है कि वह इंसान अपने समझ से निर्णय लिया और तुरंत ही उसे लागू कर दिया। और यही अगर शक्तियों को अलग अलग हाथों में बांट दिया जाए तो फिर एक निर्णय लेने के लिए उन सभी का सलाह लेना ज़रूरी है, उन सभी की मंजूरी होनी ज़रूरी है, जो कि बहुत मुश्किल होती है क्योंकि सभी लोग एक ही पॉइंट पर आकर सहमत नहीं होते। तो यहाँ पर तो ये देखने से ऐसा लगता है कि पावर शेयरिंग एक सही चीज़ नहीं है, क्योंकि निर्णय लेना आसान नहीं होता। लेकिन अगर इसका हम दूसरा पहलू देखें, अगर सारे निर्णय एक ही इंसान को लेने हों तो वह बस अपने समझ से और अपने लोगों को ध्यान में रखते हुए, यानी जो लोग उसके करीबी हैं सिर्फ उन्हें ही ध्यान में रखते हुए वो किसी निर्णय को लेंगे। लेकिन अगर शक्तियां हर लेवल पर अलग अलग बटी हुई हों तो हर लेवल के लोगों का सोचने का तरीका अलग अलग होगा और उनके लोगों के दायरे भी अलग अलग होंगे। यानी कि केंद्र में एक सरकार बैठी हुई है, राज्य में सरकार बैठी हुई है, राज्य के अंदर हर जिले में एक सरकार बैठी हुई है, जिले के अंदर हर म्युनिसिपल एरिया में सरकार बैठी हुई है, म्युनिसिपल के नीचे एक गांव की सरकार अलग बैठी हुई है। तो हर लेवल का दायरा अलग अलग है। तो इस तरह से अगर हम इन सभी लोगों का डिसीजन लेंगे तो एक तरह से सारे सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लिया जाएगा। इस काम में देर तो हो सकती है, लेकिन इसमें सारे सिटीजन्स की भलाई भी इसमें छुपी हुई रहेगी। निर्णय वही होगा जो सबके लिए उपयुक्त हो। इसलिए पावर को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चाहते हैं कि सभी सिटीजन्स के पक्ष में निर्णय हो, वही निर्णय हो जो सबके लिए सही हो। लेकिन अगर एक इंसान के हाथों में होगी तो बस जो उसके करीबी होंगे वह सिर्फ उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए कोई भी निर्णय दे देगा और बाकी जनता से उसे कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। सो इट वॉज बिलीव डैट ऑल द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट मस्ट बी रिसाइड इन वन हैंड ओनली। तो शुरू में यही माना जाता था कि अगर पावर को शेयर कर दिया जाता है तो तुरंत निर्णय लेने में और उनको लागू करने में काफ़ी मुश्किलें होंगी। इसलिए सारी शक्तियां एक ही इंसान के हाथों में होनी चाहिए। द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब आता है कि यहाँ से किस तरह से लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई। द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी चेंज्ड द नोशंस ऑफ पावर शेयरिंग। कि जब इस दुनिया के भूभाग पर जब डेमोक्रेसी आना शुरू हुआ, जब लोकतंत्र आना शुरू हुआ, तो उसने पावर शेयरिंग के मायने ही बदल दिए। पहले पावर शेयरिंग के लोग खिलाफ में थे कि सारे पावर एक ही इंसान के हाथों में होनी चाहिए, नहीं तो डिसीजन लेने में काफ़ी समस्या होगी। लेकिन जब जैसे डेमोक्रेसी आया इस भूगोल पर, वैसे ही पावर शेयरिंग के मायने ही बदल गए। इट फॉलोज डैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग एज मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। कि डेमोक्रेसी में यह माना जाता है कि जो पॉलिटिकल पावर है वह जितने सिटीजन्स में ये बटेगा उतना ही अच्छा होगा। अगर देश की जनसंख्या जैसे हमारे भारत देश की तकरीबन 130 करोड़ है, तो इन 130 करोड़ यानी हर एक नागरिक के पास एक पावर होना चाहिए कि वह अपना नेता चुन सके, और तभी कोई भी देश अच्छे तरीके से चल सकता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी आर पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। कि जितनी भी शक्तियां हैं वह लोगों में ही निहित हों। अब यहाँ पॉलिटिकल पावर की सोर्सेज लोगों में निहित होकर यह मतलब नहीं कि सारी शक्तियाँ एक इंसान सिटीजन के पास आके कि वो जो मर्जी वो करे, नहीं। पॉलिटिकल पावर के सोर्स पीपल हो, सिटीजन हो। इसका मतलब ये होता है कि लोग खुद से डिसाइड करके अपना खुद का मतदान दें कि उन्हें कौन नेता चाहिए,
कोई उन्हें फोर्स नहीं कर सकता है। इसलिए जब भी वोटिंग होती है तो हर कोई अपने निर्णय के मुताबिक ही वोट करता है, किसी के दबाव में आकर वोट नहीं करता। पीपल रूल देम सेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कि लोग अपने ऊपर रूल करने के लिए एक सरकार को बैठाते हैं, लेकिन वह सरकार खुद उन लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है। जैसे डेमोक्रेसी का डेफिनेशन भी है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही जनता पर शासन करते हैं। यानी कि जनता खुद से चुनती है कि उनके ऊपर कौन सी सरकार बैठेगी और कौन उन पर शासन करेगी। ड्यू रेस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, और हर समाज में जो छोटे छोटे जो समूह होते हैं जिनको पहले दूर कर दिया जाता था, जिनको अपने पास लोग नहीं बैठाते थे, अब उनके प्रति भी सम्मान की भावना जगी है डेमोक्रेसी आने से, क्योंकि डेमोक्रेसी में सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया है, चाहे वो कहीं भी जाने का अधिकार हो, चाहे बोलने का अधिकार हो, अभिव्यक्ति का अधिकार हो, पढ़ने लिखने का अधिकार हो, तो हर तरह का अधिकार अब हर तबके के लोगों को दे दिया गया है। कोई यह नहीं कह सकता कि यह तबका कोई यह अधिकार नहीं है, यह वो तबका कोई अधिकार नहीं। सभी लोगों को बराबर अधिकार दिया गया है और सभी लोगों के प्रति सम्मान की भावना रखी गई है। एवरीवन हैज ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, और किसी भी नीति को निर्णय करने के लिए हर कोई बोलने के लिए स्वतंत्र है। कोई ये नहीं कह सकता कि बस यही लोग किसी नीति को बनाएंगे, बाकी लोग नहीं बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जनता ही सरकार चुनती है, तो जनता को यह पूरा अधिकार है कि वह सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप करे। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग कैन टेक द फॉलोइंग फॉर्म्स, और एक आधुनिक डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग इन अलग अलग फॉर्म्स में हो सकते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पहला, अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार की अलग अलग इकाइयों में शक्तियां बटी हुई हों। जैसा कि हमने पहले जाना, सरकार की 3 इकाइयां होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशियरी न्यायपालिका। ऑल्सो कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। एमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कहना सरासर गलत होगा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियरी इसी तरीके से काम करती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के अंडर में है या जुडिशियरी इन दोनों के अंडर में है। बिल्कुल नहीं, तीनों बिल्कुल पैरेलली काम करते हैं, तीनों की शक्तियां समान हैं, तीनों में से कोई एक दूसरे के अंडर में काम नहीं करता। वो एक अलग बात है कि तीनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, तीनों एक काम करने के लिए एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और ये तीनों एक दूसरे के काम को चेक कर सकते हैं। लेकिन लेजिस्लेचर इन दोनों के अंडर में काम करता है या एग्जीक्यूटिव इनके अंडर में काम करता है, जुडिशियरी इनके अंडर में काम करता है, यह धारणा गलत है, क्योंकि तीनों सेम लेवल पर काम करते हैं। तीनों का जो काम है वह एक दूसरे के अंडर में नहीं होता, बल्कि तीनों इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं। लेकिन हाँ, तीनों एक दूसरे के काम को चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे आगे समझेंगे हम लोग। तो इसलिए इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि वर्टिकल में तो लेवल बने होते हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम इस तरीके से, लेकिन हॉरिजॉन्टल में एक ही प्लेन पर तीनों हैं। इसलिए इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार की अलग अलग इकाइयाँ सेम लेवल पर अपने पावर को शेयर करती हैं, सेम लेवल पर अपना काम करती हैं, कोई किसी के अंडर में काम नहीं करता। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, और हर इकाई एक दूसरे को चेक करती है। चेक करने का मतलब होता है कि लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, लेकिन कानून बनाने के लिए उसे सबसे पहले जिनको कानून पालन करना है, जैसे कि सिटीजन, जनता, कोई भी कानून बनाएगा किसके लिए बनाएगा, हम जनता के लिए बनाएगा। तो वो कोई अपने मन से कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो जनता फॉलो ही ना कर सके। यानी कि कानून बनाने वाला कानून फॉलो करने वाले पर डिपेंडेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके अंडर में है, लेकिन उस पर डिपेंडेंट है कि अगर जनता वही कानून बनाई जाए जो जनता फॉलो कर सके, जनता को ध्यान में रखते हुए कानून बनाना है। तो एग्जीक्यूटिव कौन हुए, कानून को पालन करने वाले, यानी कि लेजिस्लेचर को अगर कानून बनाना है तो वह एग्जीक्यूटिव को ध्यान में रखते हुए बनाएगा, और एग्जीक्यूटिव चाहे तो लेजिस्लेचर को
चेक कर सकता है। अगर लेजिस्लेचर अब कोई ऐसा कानून बनाता है जो पालन ही ना हो तो एग्जीक्यूटिव वहाँ पर उसे रोकेगा कि आप ऐसा कानून नहीं बना सकते। कानून बन जाने के बाद अगर कोई एग्जीक्यूटिव में अगर कोई कानून का पालन नहीं कर रहा है, यानी कि जो कानून बनाए गए हैं उस कानून का अगर कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको चेक करने के लिए जुडिशरी बनाई गई है। यानी जुडिशरी जो कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन कोर्ट में वो केसेस दायर होते हैं। यानी अगर कोई कानून के खिलाफ में काम कर रहा होता है तो उसके खिलाफ केस दायर होता है, तो जुडिशरी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को चेक करती है कि आप कानून के दायरे के बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकते। इस तरीके से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन तीनों सेम लेवल पर काम कर रहे हैं। कानून बनाने वाला अपने मन से कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो एग्जीक्यूटिव फॉलो ना कर सके। अगर वो कानून बनाता है तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के पास जाएगा इसको चेक करने के लिए कि ये ऐसा कानून बनाए हैं। अगर कानून बन जाने के बाद अगर एग्जीक्यूटिव उसे अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करता है तो भी जुडिशरी के पास जाएगा कि ये जो कानून बना है इसे ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है। यानी तीनों एक दूसरे को चेक कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर ही अपना काम कर सकते हैं, रिजल्टिंग इन बैलेंस ऑफ पावर एमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशन। और इसका नतीजा क्या होता है कि जो पावर है वो बिल्कुल वो बैलेंस रहता है, कोई मनमानी नहीं करेगा। हर कोई एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे को समझते हुए और एक दूसरे के लिए ही काम करेगा। अगर नहीं करता है तो फिर उसके पावर चेक करने के लिए जुडिशरी बैठी हुई है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज। और इसी अरेंजमेंट को चेक्स एंड बैलेंसेज कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कि किस अरेंजमेंट को चेक्स एंड बैलेंसेज कहा जाता है। तो पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज, या पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो इसे ही हम लोग चेक एंड बैलेंसेस कहते हैं। कैसे? मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, कि जो भी नेता चुने गए हैं या जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी उनको हर काम का ब्यौरा पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में जाकर देना होता है। ऐसा नहीं कि आप मिनिस्टर बन गए या गवर्नमेंट ऑफिशियल बन गए तो आप जो मर्जी वो करेंगे। Judges are appointed by the executive. They can check the functioning of executive or laws made by the legislature. जो जजेज हैं, जजेज मतलब जुडिशरी, वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं और फिर वो जजेज ही एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के फंक्शन को भी चेक करते हैं, जैसा कि हमने अभी जाना। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से पावर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगला हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, कि अब सरकार में ही अलग अलग लेवल पर पावर शेयर्ड हो, ऑल्सो नोन एज फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट, फेडरलिज्म एक चैप्टर है, अगला चैप्टर जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर खत्म होने के बाद पढ़ेंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पर और रीजनल लेवल पर अलग अलग सरकारें होती हैं। एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट, कि बस एक ही सरकार है सेंट्रल लेवल पर और वो सेंटर और स्टेट दोनों को कंट्रोल कर रही है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जैसे हमारे भारत देश में है, इसका मतलब होता है कि सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट अलग होती है, रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट अलग होती है और तीनों इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है, कोई एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करेगा, तीनों इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेंगी। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल्स, कि पूरे देश के लिए एक जनरल गवर्नमेंट होती है और रीजनल लेवल्स या प्रोविंशियल लेवल पर भी अलग अलग सरकारें होती हैं। जैसे अभी देश में बीजेपी की सरकार है तो वो केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बिल्कुल नहीं। हर स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की भी गवर्नमेंट बनी हुई हैं। इसी को फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं कि सेंटर में अलग सरकार होती है और स्टेट में अलग सरकार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेंटर में बीजेपी है तो पूरे स्टेट में बीजेपी नहीं हो सकती, वो एक अलग है, लेकिन सेंटर गवर्नमेंट अलग है और स्टेट गवर्नमेंट अलग है। सेंटर में अगर बीजेपी या जो भी पार्टी बैठी हुई है, अगर सेंटर में फॉर एग्जांपल बीजेपी की सरकार है तो इसका ये मतलब नहीं कि स्टेट में भी बीजेपी की सरकार होगी। हो सकती है, एक अलग बात है, लेकिन होगी ये बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है। एमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सामाजिक तबके में बटा हुआ, जैसे सच एज रिलीजन और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, यानी धर्म के आधार पर कोई पावर बढ़ जाती है या भाषा के आधार पर कोई पावर बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में एक जगह है आंध्र प्रदेश,
स्टेट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो स्टेट बनाया गया वो भाषा के आधार पर एक अलग देश बनाया गया, यानी वहाँ तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं। तो तेलुगु स्पीकिंग पीपल ने अपना डिमांड रखा कि हमारे लिए एक अलग से स्टेट ही बना दिया जाए। तो सिर्फ तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग स्टेट बना दिया गया आंध्र प्रदेश। यानी कि धर्म और भाषा के आधार पर भी अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। इन सम कंट्री देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स दैट सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दुनिया के कुछ देशों में एक संविधान में कानूनी तौर पर प्रावधान है कि सामाजिक तौर पर जो कमज़ोर सेक्शन है, यानी कि वैसे समूह जो दबे हुए होते हैं, जिनको जैसे कास्टेज में बटे हुए होते हैं, ऊंचा कास्ट नीचा कास्ट ऐसा कुछ कहा जाता है। तो जो सोशली जो वीकर सेक्शंस होते हैं और महिलाएं होती हैं वह भी एडमिनिस्ट्रेशन में और लेजिस्लेचर में खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी अ फेयर शेयर इन पावर। तो इससे क्या होता है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको भी पावर शेयरिंग में उनका सम्मान दिया जाता है और उनको उनका उचित हिस्सा भी दिया जाता है। जैसे हमारे भारत देश में है, यहाँ पर सभी बराबर हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि वो छोटा है तो उसे पावर शेयरिंग में उसका कोई रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं, सभी का बराबर और इक्वल रोल है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मींट टू गिव स्पेस टू द डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु फील एलिएनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। और इस तरह की जो सुविधाएं हैं वह इसलिए की जाती हैं कि वो तबका जो खुद को सरकार से कटा हुआ मानता है वह भी खुद को सरकार का एक हिस्सा माने और अपना डिसीजंस और अपना अधिकार सरकार के सामने, अपनी बातों को सरकार के सामने रखे और सरकार उन बातों को माने। तो ये था अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और लास्ट है अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। दिस पार्टीज और ग्रुप्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये वैसे समूह होते हैं जो उन लोगों को कंट्रोल करती है या उन लोगों को इन्फ्लुएंस करती है जो भी सत्ता में है। फॉर एग्जांपल, प्रेशर ग्रुप्स का मतलब क्या होता है पहले हम लोग ये समझते हैं। जैसे सरकार कोई नियम पास करती है, अगर वो नियम जनता अगर देख रही है कि नहीं वो उसके पक्ष में नहीं है या उसका विरोध करना चाहती है, तो कभी कभी लोग सुनते हैं कि चक्का जाम हो गया या देश में हड़ताल हो गया या कहीं कहीं नारे लगते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद के। तो ये लोग कौन होते हैं? ये लोग वही प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, यानी कि सरकार ने जो नियम निकाला है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं। तो अगर यह प्रदर्शन व्यापक तरीके से हो जाता है, यानी पूरे नेशन वाइड अगर इस तरह के प्रदर्शन होने लगते हैं तो सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ता है। तो इसी को हम लोग प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह कहते हैं कि ये लोग सरकार चलाते नहीं हैं, लेकिन जो सरकार चला रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या कुछ हद तक उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इन्फ्लुएंस या कंट्रोल करने का मतलब क्या हुआ कि अगर उन्होंने कोई नियम पारित किया है, अगर उन्होंने कोई कानून पास किया है, तो ये जो प्रेशर ग्रुप है वो विरोध प्रदर्शन करके उनके नियम को, सरकार के नियम को वापस करवा सकती है। तो इन्हें हम लोग प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। तो दिस पार्टी और ग्रुप कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, यानी कि ये ग्रुप सरकार चलाती तो नहीं है लेकिन सरकार को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती है या उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकती है। इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसी पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड फॉर अ लॉन्ग रन। कि जो लोकतंत्र है तो उसमें जो शक्तियां हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अगर किसी पार्टी की सरकार बन गई है तो वो सदैव के लिए वही बनी रहेगी, या पहले से अगर किसी पार्टी की सरकार बनते आ रही है तो आगे भी उसी पार्टी की सरकार बनती रहेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। क्योंकि जैसा हमें पता है कि इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन में जनता बिल्कुल फ्री होती है किसी को भी अपना नेता चुनने के लिए। तो डेमोक्रेसी में शक्तियाँ हमेशा एक ही व्यक्ति के हाथों में या एक ही पार्टी के हाथों में रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। It shared among different political parties that share different ideologies and social groups। तो यहाँ जो पावर है वह अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथों में होती हैं, जिनकी अलग अलग सोच होती है, काम करने का अलग अलग तरीका होता है और जिनके अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑल्सो हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर आइदर through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making processes। तो जैसा हमने पहले बताया कि जो ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं,
ट्रेडर्स हुए, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कि इनका भी गवर्नमेंटल पावर में शेयर होता है। चाहे या तो सीधे सीधे तरीके से हो कि इनमें से कोई जाकर सरकार में बैठ जाए, या तो सीधे तरीके से हो, या अगर सरकार में अगर बैठा हुआ नहीं भी है तो इस तरह से विरोध प्रदर्शन करके या धरना देकर वो सरकार के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है कि जो फैसला लिया गया या तो उस फैसले को बिल्कुल वापस ले हो जाएगा, या उस फैसले में उनके मांगों के हिसाब से उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली कर दी जाएगी, चेंजेस कर दी जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किन किन लेवल्स पर जो पावर शेयर होती हैं। पहला, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हमने देखा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन तीनों के हाथों में पावर शेयर होता है और तीनों सेम लेवल पर काम करते हैं, जिसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। दूसरा है गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, कि सेंटर में अलग गवर्नमेंट होगी, स्टेट में अलग गवर्नमेंट होगी, रीजनल लेवल पे अलग गवर्नमेंट होगी। एमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कि धर्म भाषा के आधार पर भी कोई क्षेत्र बनाए जाते हैं, कोई राज्य बनाए जाते हैं, या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ या प्रेशर ग्रुप्स के हाथों में पावर शेयर्ड होती है, जो सरकार तो नहीं चलाती लेकिन जो सरकार चला रहे होते हैं उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। अगला है हमारा नीड फॉर पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्या है। तो पहला है प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल का मतलब होता है वैसा निर्णय जो घाटा और हानि के बेसिस पर दिया जाता हो। द डिसीजन बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉसेज इज कॉल्ड प्रूडेंशियल, कि प्रूडेंशियल का मतलब होता है वैसा निर्णय जो गेन या लॉस इसके बेसिस पर कोई फैसला लिया जाए, उसे प्रूडेंशियल कहा जाता है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग सोशल ग्रुप, यानी कि प्रूडेंशियल आने से क्या होता है कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन कन्फ्लिक्ट्स को दूर किया जाता है, उन कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने की कोशिश की जाती है। तो वैसा निर्णय जो गेन और लॉस के आधार पर लिया जाए, यानी विवेकपूर्ण तरीके से लिया जाए, सोच समझ कर लिया जाए, उसे ही प्रूडेंशियल कहा जाता है। और सोच समझ के लिया गया निर्णय हमेशा सोशल कन्फ्लिक्ट को दूर करने में मदद करता है। यानी कि निर्णय जो हो, जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि हर तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लिया जाता है डेमोक्रेसी में। अगर हर तबके के लोगों को ध्यान में रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच जो कन्फ्लिक्ट होंगे, जो तकरार होंगे, जो नोक झोंक होगी, वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। अगर हर तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए अगर निर्णय न लिया जाए तो जाहिर सी बात है नोक झोंक होगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्लासरूम में जो भी फैसला होता है वो हर बच्चों को ध्यान में रखते हुए होता है, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर ही एक ग्रुप को ध्यान में रखते हुए अगर हम कोई डिसीजन लें तो जाहिर सी बात है कि वो सारे बच्चे जो इस ग्रुप में नहीं हैं उनमें और ये बच्चे जिस ग्रुप में हैं उन दोनों में हमेशा तकरार होती रहेगी, नोक झोंक होती रहेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा फैसला लिया जाए जो पूरे बच्चों पर एप्लीकेबल हो और पूरे बच्चों के लिए सुटेबल हो तो सभी आपस में मिलजुल कर रहेंगे। सोशल कन्फ्लिक्ट लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और जब समाज के अलग अलग वर्गों के बीच में जब कन्फ्लिक्ट होगा तो जाहिर सी बात है हिंसा होगी, दंगे फसाद होंगे, और जब दंगे फसाद होंगे तो सीधे सीधे क्वेश्चन सरकार पर उठेगी और वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक तौर पर अस्थिरता आएगी, यानी कि सरकार फिर हिलने के चांसेस होते हैं। Imposing the will of majority over the other undermines the unity of nation, और मेजॉरिटी जो है यानी कि जैसे होता है ना कि जिस समूह का वोटिंग या परसेंटेज ज़्यादा हो उनकी बातों को ही माना जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि वो लोग जो उस मेजॉरिटी में नहीं आते हैं फिर उनका मनोबल छोटा हो जाता है और यहाँ से जो देश है वो एक यूनाइट ना होकर वो फिर अलग अलग ग्रुप्स में बंटना शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि जो मेजॉरिटी है बस उनकी बात मानी जाती है और हमारी कोई बात मानी ही नहीं जाती। तो उस कंडीशन में भी सोशल कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं। पावर शेयरिंग इज गुड फॉर गवर्नमेंट, कि जो पावर शेयरिंग है वह डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है। किस तरीके से? इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो पावर शेयरिंग है वह किसी भी डेमोक्रेसी की एक आत्मा होती है, स्पिरिट होती है, सोल होती है। यानी अगर पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी चलाना है तो पावर को शेयर करना ज़रूरी है। लोकतंत्र में जब तक पावर को शेयर नहीं किया जाएगा वो सही मायने में लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि हर किसी के, जो देश के जो नागरिक हैं उन नागरिकों के हाथ में पावर रहे, उनके हाथ में ये पावर रहे कि वो अपने खुद की सरकार चुन सकें। अगर उनके हाथ में पावर होगी ही नहीं तो फिर डेमोक्रेसी के कोई मायने रह नहीं जाते।
ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर with those affected by its exercise and who have to live with its effect। एक डेमोक्रेटिक रूल का मतलब होता है कि पावर को शेयर किया जाता है उन लोगों के साथ जो इसे लागू कर रहे हैं और साथ ही साथ उन लोगों के साथ जो इस नियम का पालन कर रहे हैं। यानी कि नियम लागू करने वाले और नियम पालन करने वाले, इन दोनों को मिलाकर ही एक सही मायने में डेमोक्रेटिक रूल बनाया जा सकता है। नियम लागू करने वाले जो भी नियम लागू करेंगे वो नियम पालन करने वाले को ध्यान में रख कर करेंगे। तो अगर वो उनको ध्यान में रखते हुए किसी नियम को लागू नहीं करते हैं तो फिर वो डेमोक्रेटिक रूल सही मायने में डेमोक्रेटिक नहीं रह जाता। तो डेमोक्रेटिक रूल में इन्वॉल्व होता है कि वो जो नियम को लागू करते हैं और वो जो नियमों का पालन करते हैं उन दोनों को साझेदारी करके ही किसी काम को करना होता है। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system। और legitimate government यानी कि कानूनी तौर पर एक वैध सरकार वही सरकार होती है जहां पर जो नागरिक होते हैं वह सत्ता में अपनी साझेदारी दे सकें और उनका भी अधिकार हो कि सत्ता में जो कुछ भी हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट करें, अपना ओपिनियन खुलकर सामने रखें और सरकार को उनके ओपिनियन को मानना होगा। तो अब तक हम लोगों ने ये देखा कि पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग, पावर को किस तरीके से शेयर किया जाता है, किन किन ग्रुप्स में शेयर किया जाता है और पावर शेयरिंग की ज़रूरतें क्या है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानने के बाद हम एक पावर शेयरिंग का 2 एग्जाम्पल देखेंगे, एक बेल्जियम में और एक श्रीलंका में, कि बेल्जियम में किस तरह की सरकार है और श्रीलंका में किस तरह की सरकार है और दोनों जगह अलग अलग सरकारों का अलग अलग नतीजा क्या होता है। अगर इस वीडियो में समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।